नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 6 है और जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद रहेंगे, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए जो है हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए जो है धुआंधार तरीके से शुरू करते हैं। तो आज इस सीरीज में जो है इस सेट में जो है कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इस 10 क्वेश्चन में यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन की प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, है ना, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है मेरे दोस्त? n ही होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 और 3 लिए, 1 और 3 प्रथम 2 धनात्मक विषम संख्या हुआ, इसको जोड़िएगा 4, 2 को संख्या 2 से भाग कीजिएगा तो 2, यानी 2 को संख्या आया तो 2। अगर इसमें 3 को संख्या लेते हैं 5, तो 5 8 9, 9 में 3 से भाग दीजिएगा 3 आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जितना भी आप प्रथम की बात हो रहा है, प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का औसत हमेशा n होता है। उसी प्रकार प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का, सम पूर्णांकों का औसत जो है क्या हो जाएगा? तो n+1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये n और ये सम वाला के n+1। तो यहाँ देखिए कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत तो 10 है, अब विषम है तो क्या होगा? औसत n ही होगा, यानी इसका औसत क्या होगा? 10 ही होगा। अब गुने फिर कहता है प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, तो सम वाला में क्या होता है? n+1 हो जाता है। तो 15 है तो क्या हो जाएगा? 15+1, यानी कि 15+1 का मतलब हो गया क्या? 16। तो 10 में जब आप 16 से गुना करेंगे तो 16 दहां के 160। तो 160 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ जब आप ये फार्मूला अगर आप याद नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी परेशान आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य का 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 3.1/3% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका MP है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, और ये आपका जो है SP है और ये आपका है CP। ठीक है, तो कहता है कि अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, यानी कि नीचे वाला अगर अंकित मूल्य है 5, अगर अंकित मूल्य है तो कितना पर सामान बेच रहा है? 4 पर बेच रहा है। और 4 पर जब सामान को बेच रहा है तो उसे हानि उठाना पड़ रहा है। कितना का हानि उठाना पड़ रहा है? 3 3 9 1 10, 10/3%। 10/3% के बदला में 100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1/30। फ्रैक्शन में कितना आएगा मेरे दोस्त? 10/3 का 1/30। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है वो क्रैमुल पर होती है, यानी कि अगर 30 रुपया क्रैमुल है तो उस पर 1 रुपया हानि हो रहा है। तो 30 रुपया अगर क्रैमुल है तो 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी सामान कितना बिक रहा है? 29 पर। अब मेरे दोस्त देखिए, एक ही वस्तु का यहाँ कह रहा है विक्रयमूल्य 4 है, यहाँ कह रहा है कि विक्रयमूल्य 29 है, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? विक्रयमूल्य को बराबर करेंगे। तो यहाँ 4 में कितना से गुना कीजिएगा कि 29 आ जाएगा? देखिए 4 7 28, एक ज़्यादा लाना है तो 25, यानी 7.25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार इधर भी गुना कीजिए 7.25 से। 7 × 5 = 35, अब 5 में जब 4 से गुना करेगा तो 1.25 आएगा, यानी कि 35 से 36.25 आ जाएगा। ठीक है ना, 36.25, ये गुना कीजिएगा। अब देखिए खरीद मूल्य हो रहा है यहाँ 30, बिक रहा है सामान कितना पर? 36.25, यानी कि 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है, 6.25 का। किसके रेस्पेक्ट में? तो ये 30 के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि लॉस हानि की गणना हमेशा, मतलब लॉस और प्रॉफिट की गणना हमेशा हम लोग CP पे करते हैं। अब 30 का जो है कितना परसेंट? 6.25। देखिए 30 का सोचे 6 रहता तो ये 20% होता, 30 का 20%,
लेकिन ये 25 है तो 20% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा 21%। अगर आप नहीं तो आप ऐसे करके इसको दशमलव के हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा, गुने यहाँ 100 आएगा, इस प्रकार से काटिएगा तो 625/30 हुआ। 625/30 इसको भाग दे करके भी आप निकाल सकते हैं। 30 दूना लगेगा 60, 30 दूना 60 तो बचेगा 2 5, तो 2 5 तो भाग में लगा 0 होगा, लेकिन यहाँ देखिए निकटतम पूर्णांक तक यानी 5 और ज़्यादा रहता तो ये तो लग ही जाता ना, मतलब 21 दफे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 21। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति जो है किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले खूब अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई वर्गाकार खेत है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना, तो इसको ये विकर्ण पार करने में 5 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि विकर्ण की दूरी क्या है ना। तो विकर्ण की जो दूरी हो जाएगी, विकर्ण की दूरी कितना हो जाएगी, तो दूरी बराबर आप लोग जानते हैं कि चाल गुने समय होता है। चाल गुने क्या होता है समय, चाल गुने समय। तो चाल है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलने के लिए, क्योंकि हमको जवाब मीटर में देना है तो इसलिए मीटर में बदलते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, ठीक है। और समय 5 मिनट है, तो 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 3 छक 18, 6 से 6 दहाँ के 60, 25, 25 में 10 से गुना हुआ, 25 दहाँ के 250, यानी ये पता चल गया कि ये जो विकर्ण जो है ना सो 250 मीटर है। कितना है 250 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है, ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर, लेकिन जब विकर्ण मालूम रहे तो विकर्ण मालूम रहे तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, ठीक है ना। तो विकर्ण 25 मतलब 250 है, तो इसका स्क्वायर बटा 2। 250 का स्क्वायर जो होगा मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625, 1 लड्डू का 2 लड्डू बटा में 2। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 तेज 6, 2 1 दापे 2 दूना 4, 2 5 10, ये 31,250, 31,250 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे चौथा क्वेश्चन है कि अतुल जो है 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 यानी 9,240 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो देखिए इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि माना की जो है माना की दर जो है 10%, तो पहला साल का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज प्लस मूलधन। तो पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा मूलधन, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन जो हो जाएगा आपको ये 12,000 का 10% हमने रेट माना है, तो 110% निकालना होगा। तो 110/100, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 12 में 11 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 132, ये डबल यानी 13,200। पहले वर्ष के अंत में जो 10% के हिसाब से 13,200, इसमें से क्या हुआ कि 4,800 रुपया मिल गया। चलिए 4,800 को घटा देते हैं। तो जब 4,800 घटाएंगे, 12 में से 8 8 4 12, यहाँ 4 2, तो 12 में से 4 गया तो 8 4 12, 8400 आया। कितना है मेरे दोस्त 8400। फिर अब 8400 पर ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन जो है कितना हो जाएगा, तो 8400 का कितना परसेंट 110%। 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, ये गुना करिएगा तो 4 8 4 12 के 2 वहाँ से लेकर 8 1 9 और 1 लड्डू 9240। और देख सकते हैं कि दूसरा वर्ष 9240 ही है। तो यानी कि हम जो रेट माने हैं 10%, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी।
अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये मन में सवाल उठ सकता है कि ऑप्शन तो 8% में था, 8/5 में था, 12% में था, ये सब आपने क्यों नहीं सोचा या क्यों नहीं लिया। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने आंसर देख लिया होगा और डायरेक्ट मान लिए। देखिए क्या होता है कि जब हमको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो वहाँ 4 ऑप्शन भी रहती है, तो कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखो ये 8/5% है, ये बहुत ही मतलब 2% भी नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत कम परसेंट है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 8 12, आपने देखिए राशि कितना है 12,000 रुपया, ले कितना रहा है 4800 और ये 9200, यानी कि देखा जाए तो 9/14,000 के आसपास, यानी कि 2000 जो है इंटरेस्ट हो रहा है। तो 1200 का जो है अगर हमने 10% निकालता हूँ तो 10% 12,000 का 1200 आएगा और उसका 20% जो है 12 दूना 2400 आएगा, ठीक है। तो ये 12% वाला में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि 10% 1200 हुआ था तो 20% 2400, यानी कि 2000 के 2400 हुआ, 2000 के आसपास। ये 8% बहुत ही कर जाएगा, 12×8 = 96, मतलब ये 1000 से भी जो है 96, यानी कि 2000 से ये कम ही रह जाएगा, ठीक है, और 12% ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हमने 10% माना, जो कि सटीक हो गया। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप में भी होने लगेगी, आने लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि एक कक्षा में जो है 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, जब 10 नए विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते हैं तो आयु का औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है। देखिए इसके लिए फार्मूला भी आता है, लेकिन मैं फार्मूला बार बार आपको लिखवाऊंगा, रटाऊंगा और आप भूल जाओगे। एकदम जो है बिल्कुल सटीक ध्यान देकर के समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट अभी के अभी समझ में आ जाएगा और सब दिन सेव भी रहेगा। देखिए नए विद्यार्थी का आयु का औसत बराबर, नए विद्यार्थी का आयु का औसत बराबर, बात समझिए। जैसे पहले से 40 विद्यार्थी का औसत जो है कितना था 15 था, जो भी 10 बच्चे आए अगर वो सब का भी सब अगर 15-15 साल का ही रहता, या वो सब का औसत भी अगर 15 साल रहता, तो क्या ये औसत में कोई बढ़ोतरी होती? नहीं होती। अब औसत में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब है कि वो सब जो है 15 साल से जो है 0.2 वर्ष सबके लिए ज़्यादा हो रहा है, मतलब 15 साल तो है ही, लेकिन इतना जो है औसत बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि इतना एज जो है ज़्यादा है, ये जो नया विद्यार्थी जो आया है सो ज़्यादा लेकर के आया है। तो अगर हम औसत मतलब अगर हम 15 मानते उस सभी का एज 15, तो सभी का एज अगर हम 15 मानते और 15 ही रहता तो औसत भी 15 ही हो जाता, लेकिन औसत बढ़ा है तो बढ़ा है तो प्लस करना है, घटता तो माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए औसत कितना बढ़ा, तो 0.2 बढ़ा। अब 0.2 बढ़ा कितना का, तो 0.2 तो सबका ना बढ़ गया, तो पहले से 40 स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट और आया, यानी कितना हो गया 50 स्टूडेंट। कितना हो गया 50 स्टूडेंट। तो अगर हमसे उस 10 बच्चा का जो है कुल उम्र पूछता तो यही होता, 50 में ये 2 से गुना होता, तो 50 गुना 100 यानी यहाँ से 10 आ जाता है ना, और 15 10 25 हो जाता, तो 25 इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है हमें नए विद्यार्थी की औसत पूछा है, नए विद्यार्थी की औसत पूछा है, तो नया विद्यार्थी जो है, नया विद्यार्थी कितने हो गए, नए विद्यार्थी जो है एक बार फिर से समझिए कि अगर ये लोग का भी जो है औसत मतलब उम्र 15 साल रहता तो 15 होता, ठीक है ना, और औसत जो है 0.2 साल बढ़ जाता है और स्टूडेंट जो है 50 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ से 15, अब प्लस 2, 50 में 2 से गुना होता तो ये 100, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से ये 10 आ गया, ठीक है ना, कितना 10.0, यानी यहाँ हो गया 25, कितना हो गया 25। अब हमसे नए विद्यार्थी की औसत पूछा जा रहा है, तो ये नए विद्यार्थियों की क्या हो गया, नए विद्यार्थियों की कुछ गड़बड़ हो रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए हम लोग जो है बेसिक से देख लेते हैं। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 15 है, ठीक है, तो 40 विद्यार्थियों का 40 विद्यार्थी का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु, तो कुल आयु हो जाएगा आपको कितना,
कुल आयु हो जाएगा आपको 15 गुने 40, 15 चौके 60 यानी कि 600। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो ये 600 इतना आ गया। कुल निकाले, ये औसत था, गुना किए तो ये टोटल निकल गया कि सबका जो है टोटल उम्र मतलब आयु वर्ष में जो है कितना हो गया 600। अब 10 गो नया विद्यार्थी आया, कितने आया 10 नए विद्यार्थी आते हैं तो औसत में जो है कितना 0.2 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 10 विद्यार्थी आने का मतलब है कि 50। तो 50 विद्यार्थी जो है 50 विद्यार्थी की आयु कितना हो जाएगा 50 अगुने, पहले से औसत 15 था 0.2 बढ़ गया यानी 15.2 हो गया। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 10 का शून्य हाथ से लेख है ना, और 15 25 75 1 76 760 760। अब जब माइनस करोगे इसमें तो घट करके 760 में से 600 जब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 160। ये टोटल 10 बच्चे का है तो औसत पूछा है तो 10 से भाग करेंगे तो लड्डू से लड्डू कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1600 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त 1600। तो 1600 इस क्वेश्चन का 16 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है ना, मैं आपको देखता हूँ कि इस मेथड से क्यों नहीं आया। पहले आप दूसरा क्वेश्चन तब तक समझिए कि एक व्यक्ति के पास जो है 1560 रुपया है। कितना है 1560 रुपया, जो कि 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के नोट के रूप में है। यदि ये नोट का अनुपात जो है 2 5 8 है तो 2 रुपया के नोट की संख्या कितना है। देखिए ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है और ये 5 रुपया है। नोट का अनुपात जो है कितना कितना है 2 5 और 8। 1 रुपया वाला अगर 2 गो नोट है तो 2 होगा, 2 रुपया वाला अगर 5 है तो 2 पचे 10, 5 रुपया वाला 8 हो तो 8 पचे 40, तो 40 10 50 ये 52। तो 52 अनुपात के मान अगर कितना है, कितना दिया हुआ है 1560, तो ये 30 कट गया, यानी कि 1 अनुपात के मान आ गया 30। 1 अनुपात के मान कितना आ गया 30। तो हमसे किसका पूछा है 2 रुपया वाला का पूछा है। 2 रुपया वाला क्या अनुपात है 5, तो 5 अनुपात के मान कितना हो जाएगा 30 पचे 150। 1 अनुपात के मान 30 है तो 5 अनुपात के मान 30 पचे 150, तो 150 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, इसमें जो है ये हम शॉर्ट मेथड जो बता रहे हैं तो वो तो हम भूल ही गए। तो नए विद्यार्थी का जो है आयु औसत पूछा है तो ये 15 ठीक है। अगर सब बच्चे 15 का ही होता जो नया आया तो औसत तो बढ़ घट होता ही नहीं, लेकिन औसत में 0.2 की वृद्धि हुई है तो 0.2 अगुने। अब विद्यार्थी कितना हो गया 40 को पहले था, 10 को आया था 50। ठीक है ना, और औसत निकाल रहे हैं तो उसके बाद कितने नए विद्यार्थी आए हैं बटा में ये करेंगे। ठीक है, 10 है तो 10, तो ये हो गया 15। इस अगर 1 लड्डू से काटोगे तो 1 लड्डू से 1 लड्डू कट गया, 5 दूना 10, यानी यहाँ से क्या आएगा 1, तो 15 1 16। तो ये बहुत ही सिंपल वे में जो है एक लाइन में आंसर निकल जाता है। नहीं तो आप बेसिक तरीका भी हमने बताया, बेसिक से भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि √2 = 1.4142 तो 7/3 + √2 का मान क्या हो। देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। 7/3 + √2 को रेशनलाइज कीजिएगा हर परिमेकरण, तो क्या हो जाएगा, ये 3 - √2 से ऊपर नीचे गुना होगा, राइट। तो देखिए ये गुना होकर के ये 7 और 3 - √2 तो रहेगा, ये a + b a - b तो a² और -b²। ठीक है, तो ये 7 और 3 - √2 और ये 3 का स्क्वायर 3 3 9 और ये √2 का 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 7 से ही 7 खत्म हो गया। तो क्या बचा आपको 3 - √2 का मान दिया हुआ है, घटा दो 1.4142। जब घटाओगे 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 2 में से 1 गया, यानी 1.5858 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। 108 × 108 × 108 -92 × 92 × 92 बटा 108 × 108 + 92 × 92 प्लस 108 × 92। देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, AQ - BQ बराबर क्या होता है। तो ये होता है A - B और A² + AB + B²।
ठीक है, इतना होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर इसी में हम भाग दे दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा इसको इधर उधर भी लिखा जा सकता है, उससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से अगर हम भाग दे दें तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। यानी यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहे और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी में आएगा। यहाँ गौर से देखिएगा, यही चीज़ ये भी दिया हुआ है थोड़ा सा जो है, देखिए 108 गुने 108 गुने 108, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 108 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर। 92 गुने 92 गुने 92, इसको लिख सकते हैं हम 92 का क्यूब, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए 108 गुने 108 तो क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर, 92 गुने 92 तो क्या हो जाएगा, 92 का स्क्वायर, अब प्लस ये 92 गुने 108 या 108 गुने 92, जैसा लिखिए। देखिए यही चीज़ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस बी होगा, यानी कि 108 माइनस 92 होगा, घट के कितना आ जाएगा, 16। तो ये अभी हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बताएं, जब आप इस चीज़ को जानोगे तो इस क्वेश्चन को जो है 3-4 सेकंड काफ़ी हो गया बस। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ देना है, अगर माइनस है तो घटा देना है। अगर इस फॉर्मेट में जैसे ही देखते क्वेश्चन 108 में से 92 जाएगा, अच्छा 16 होगा, बस आप क्वेश्चन करके निकल जाओगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, कहता है कि किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है, ठीक है, 20% एल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेन शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो चीज़ मिलाया गया है उसको छोड़ करके, जैसे दो चीज़ों का मिश्रण है तो अगर जो चीज़ मिलाया गया है उसको छोड़ करके दूसरे वाले चीज़ के परसेंटेज को आप बराबर कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, तो एल्कोहल और पानी का मिश्रण है तो एल्कोहल को आप बराबर कीजिए। तो 15 लीटर जैसे एल्कोहल था और उसमें जितना एल्कोहल है 0% और पानी मिला भी दिया गया है फिर भी, तो उसका परसेंट मतलब उसका जो आयतन है वो तो उतना ही है। तो इसीलिए जो है पानी मिलाया गया तो एल्कोहल को बराबर करेंगे, एल्कोहल मिलाया जाए तो पानी को बराबर करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो 15 लीटर पानी में यहाँ जो है 20% एल्कोहल है तो 20% लिख देंगे। हो सकता है कि यहाँ भी क्वेश्चन में रहता है कि 80% पानी है तो हम एल्कोहल की 100 में से 80 घटा के निकाल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन एल्कोहल ही दिया हुआ है। तो 15 लीटर मिश्रण में 20 लीटर अगर 20% एल्कोहल है तो अब 3 लीटर पानी मिला देने से मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 में कितना एल्कोहल है हमें मालूम नहीं है, एक्स मान लीजिए। बस अब काट कूट कर दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, ये 3 बचे 15, ठीक है, और कटेगा क्या 2 से, ये 2 तिहाई 6, ये 10 90, 10 बचे 50, ये 3 आएगा तो इधर बटा 50/3%। 50/3 का मतलब हो गया कि x का मान हो गया, जब पूर्णांक तो हो जाएगा 16.2/3, 16 3 48 2 50, तो 16.2/3% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी कहता है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। देखिए धारा की दिशा में चूंकि धारा का भी कुछ ना कुछ वेग रहता है, तो जब उस दिशा में कोई नाव चलाएगा चाहे तैरेगा तो उसका जो वेग रहेगा से और धारा का भी वेग दोनों प्लस हो जाता है, तो इसलिए उस दिशा में वो ज़्यादा तेज गति से तैरेगा या चलेगा, नाव चलाएगा। लेकिन जब विपरीत दिशा में आएगा तो अगर किसी का मान लेते हैं कि 10 का स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, अगर ये धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको पीछे धकेल रहा है तो उसका चाल अंततः कितना हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धारा के दिशा में जो है नाव की चाल या तैराक की चाल प्लस धारा की चाल ऐड होता है और विपरीत दिशा में घट जाता है। तो देखिए धारा के दिशा में यानी कि u प्लस v, u को मान लीजिए कि व्यक्ति की चाल है और v जो है आपको धारा की चाल है, तो u प्लस v कितना दे दिया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और u माइनस v विपरीत दिशा में माइनस, ये कितना दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपको बड़ा वाला पूछे, बड़ा वाला कहने का मतलब कि हमेशा नाव की चाल या व्यक्ति की चाल ये ज़्यादा रहेगा, धारा की चाल कम रहेगा। तो जब आपको व्यक्ति की चाल या नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, अगर धारा की चाल पूछे तो घटा के 2 से भाग कीजिए।
धारा के चाल में दोनों को माइनस कर देना, अंतर करके 2 से भाग करना है। और 9 की चाल या व्यक्ति की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो यहाँ क्या पूछा है, तो धारा की चाल पूछा था, धारा की चाल घटा देंगे। 11 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और उसको क्या करेंगे 2, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसे कम से कम एक ग्रुप में। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस तरीका का हर रोज एक सेट आपको मिलता रहे। तो पढ़ते रहिए, है ना, एकदम जो है 10 में 10 सही करके आना है, छोटा नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।